हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की 6ठी क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम हेक्सर-ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्सर-ओलिन सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो हम सीधा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, हेक्सर-ओलिन सिद्धांत में देखिए, बर्टिन ओलिन ने अपनी पुस्तक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड 1933 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकी सिद्धांत की आलोचना की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो देखिए, ये बर्टिन ओलिन की पुस्तक है। क्या नाम है? इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। बुक का नाम याद रखना। और कब प्रकाशित हुई? 1933 में। तो देखिए, इसमें उन्होंने क्या किया? क्लासिकी सिद्धांत की आलोचना की और अपना सामान्य संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। जो हेक्सर-ओलिन सिद्धांत है, इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं, या इसको हेक्सर-ओलिन प्रमेय भी कह सकते हैं। तो देखिए, वास्तव में ओलिन के अध्यापक जो ओलिन है, ओलिन के अध्यापक उनका नाम क्या है? एली हेक्सर। एली हेक्सर ने सबसे पहले 1919 में इस सिद्धांत की नींव रखी और यह विचार प्रस्तुत किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो विभिन्न देशों में साधन संपदा में अंतरों का परिणाम है। यानी विभिन्न देश जैसे ए और बी, तो दोनों देशों के बीच व्यापार कब होगा? दोनों देशों के बीच व्यापार कब होगा? जब इन दोनों देशों में साधन संपन्नताओं में क्या होगा? अंतर। जैसे उत्पादन के साधन, जैसे क्या है? श्रम और पूंजी। तो जैसे इस ए देश में 10 श्रमिक है और बी देश में 5 श्रमिक है, यानी साधन संपन्नताओं में क्या है? अंतर है। जैसे यहाँ पर पूंजी कितनी है? 8 और यहाँ पर पूंजी है 10, यानी साधन संपन्नताओं में क्या है? अंतर। इसीलिए क्या होगा? व्यापार। माना कि यहाँ पर भी 10 श्रमिक है और यहाँ पर भी 10 श्रमिक, पूंजी यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 पूंजी है, तो व्यापार नहीं होगा। यानी साधन संपन्नता में अंतर होना जरूरी है व्यापार के लिए। ये किसने बताया? एली हेक्सर ने। और एली हेक्सर कौन थे? बर्टिन ओलिन के अध्यापक थे। बर्टिन ओलिन, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, कब लिखी? 1933 में, और इस सिद्धांत को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, ओलिन ने इस विचार को आगे बढ़ाया और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत निर्मित किया। ये जो विचार है, साधन संपदा में अंतरों का परिणाम होता है व्यापार। तो इस विचार को आगे किसने बढ़ाया? ओलिन ने, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत निर्मित किया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, हेक्सर-ओलिन सिद्धांत यह बताता है कि उत्पादन, विशिष्टीकरण तथा प्रदेशों में व्यापार ढांचे का प्रमुख निर्धारक तत्व है साधन पूर्ति की सापेक्ष प्राप्यता। यानी हेक्सर-ओलिन क्या बताते हैं कि जो भी उत्पादन होता है, विभिन्न देश जो भी उत्पादन करते हैं और किसी भी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करते हैं, तो ये किस पर निर्भर करता है? साधन पूर्ति की सापेक्ष प्राप्यता, यानी रिलेटिव अवेलेबिलिटी, यानी सापेक्ष उपलब्धता। किस पर निर्भर करता है? साधनों की सापेक्ष उपलब्धता पर। सापेक्ष उपलब्धता। जैसे ए और बी, ये दो देश है, तो जैसे श्रम है, तो श्रम ए देश की तुलना में बी देश में कितना है? पूंजी है, तो पूंजी ए देश की तुलना में बी देश में कितनी है? तो इन सभी के आधार पर क्या होता है कि कौन सा देश किस वस्तु का उत्पादन करेगा, किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, और इनके बीच व्यापार का ढांचा किस प्रकार होगा। यानी कौन सा देश, यानी कि साधनों की सापेक्ष उपलब्धता के आधार पर ही उत्पादन, विशिष्टीकरण और प्रदेशों के बीच व्यापार के ढांचे का निर्धारण होता है। अब देखिए, देशों, जो अलग अलग देश होते हैं, ए देश है, बी देश है, तो इन देशों की जो साधन पूर्तियाँ है वो क्या है? भिन्न भिन्न। जैसे एक देश में कोई साधन अधिक है तो बी देश में कोई दूसरा साधन अधिक मात्रा में।
यानी कुछ देशों में पूंजी अधिक मात्रा में होती है और दूसरे देशों में श्रम अधिक होता है। जैसे ए में पूंजी अधिक मात्रा में है और दूसरे देश बी में लेबर यानी श्रम अधिक मात्रा में है। तो देखिए, जिन देशों में पूंजी अधिक होती है, यानी जैसे ए देश में पूंजी अधिक है तो वह पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादित करता है। तो जो हमारा ए देश है वह पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादित करेगा। जैसे पूंजीगत वस्तु क्या है, हम मान लेते हैं ए। जैसे ए देश है, ए देश क्या है, पूंजी प्रधान है। और पूंजी प्रचुर वस्तु क्या है, हमारी है पूंजी प्रचुर वस्तु अक्ष वस्तु, यानी अक्ष वस्तु के उत्पादन में पूंजी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में ए देश कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, अक्ष वस्तु का। और बी देश के पास क्या है, लेबर अधिक मात्रा में और श्रम प्रचुर वस्तु कौन सी है, वाई वस्तु। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा बी देश कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, वाई वस्तु का उत्पादन। तो देखिए, पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादित करेगा जिस देश में पूंजी अधिक होगी और उसी वस्तु का निर्यात करेगा। और जिस देश में श्रम अधिक होगा वह श्रमगहन वस्तु का उत्पादन करेगा और उसका निर्यात करेगा। अब हम देख लेते हैं सिद्धांत की मान्यताएं। तो देखिए, पहली मान्यता क्या है, दो देश दो वस्तु तथा दो साधन, यानी यह 2x2 मॉडल। दो देश दो वस्तु, यहाँ पर एक्स और वाई वस्तु मान लेते हैं और दो साधन क्या है, पूंजी और श्रम। वस्तु तथा साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता, यानी वस्तु बाजार यानी पूंजी और श्रम इनके बाजार में, और साधन वस्तु बाजार यानी एक्स और वाई वस्तु के बाजार में, और साधन बाजार यानी पूंजी और श्रम बाजार। तो इन दोनों बाजारों में क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है। विभिन्न प्रदेशों की साधन संपन्नता में मात्रात्मक अंतर है परंतु गुणात्मक रूप से वे समरूप है। यानी जैसे ए और बी, तो ए और बी में क्या है, साधन संबंधता, यानी साधन संबंधता में क्या है, मात्रात्मक अंतर है। यानी जैसे ए देश में श्रम है, श्रम की मात्रा अलग अलग है। जैसे इसमें ए देश में श्रमिक 8 है और बी देश में श्रमिक है 10, यानी श्रमिकों की मात्रा अलग है। लेकिन जो श्रमिक है, ये 8 श्रमिक और ये 10 श्रमिक, ये गुणात्मक रूप से क्या है, समान है। यानी इसमें से प्रत्येक श्रमिक की जो उत्पादकता है वहीं इनमें से प्रत्येक श्रमिक की उत्पादकता, यानी इनके गुण क्या है, समान है। यानी ये क्या है, गुणात्मक रूप से समान है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलनों की साधन गहनताएं भिन्न है, अर्थात वे श्रम गहन तथा पूंजी गहन है और बदली नहीं जा सकती। यानी दोनों वस्तु, जैसे एक्स वस्तु और वाई वस्तु, तो एक्स वस्तु और वाई वस्तु की साधन गहनताएं क्या है, अलग अलग। यानी एक्स वस्तु है क्या है, ये मानना कि एक्स वस्तु क्या है, पूंजी गहन है, पूंजी गहन। और वाई वस्तु क्या है, एक्स वस्तु अगर पूंजी गहन है तो वाई वस्तु क्या होगी, श्रम गहन। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्स वस्तु पूंजी गहन हो और वाई वस्तु भी पूंजी गहन हो, यानी इनकी साधन गहनताएं क्या है, अलग अलग। एक वस्तु पूंजी गहन है तो दूसरी वस्तु श्रम गहन है और इनकी साधन गहनताएं बदली नहीं जा सकती। यानी एक्स वस्तु पूंजी गहन ही रहेगी दोनों देशों, एक्स वस्तु क्या है, दोनों देशों में पूंजी गहन ही रहेगी और वाई वस्तु भी दोनों देशों में श्रम गहन ही रहेगी। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन फलन विभिन्न होते हैं, यानी एक्स वस्तु का उत्पादन फलन वाई वस्तु के उत्पादन फलन से अलग होगा। एक्स वस्तु का उत्पादन फलन वाई वस्तु के उत्पादन फलन से क्या होगा, अलग। परंतु दोनों देशों में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन फलन समान होगी। लेकिन देखिए, एक्स वस्तु का उत्पादन फलन वाई वस्तु से अलग होगा, लेकिन एक्स वस्तु का उत्पादन फलन ए और बी देश के लिए एक समान होगा और वाई वस्तु का उत्पादन फलन भी ए और बी देश दोनों के लिए समान होगा। जिससे देखिए, ये जैसे ये एक्स वस्तु का समोत्पाद वक्र या समोत्पाद वक्र है और ये वाई वस्तु का समोत्पाद वक्र है। तो एक्स वस्तु का समोत्पाद वक्र क्या है, वाई वस्तु के समोत्पाद वक्र से अलग है। लेकिन ये जो एक्स वस्तु का समोत्पाद वक्र है, ए देश और बी देश दोनों के लिए है और ये भी ए और बी दोनों देशों के लिए है। तो आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रत्येक देश के भीतर साधन पूर्णतया गतिशील है परंतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से वे गतिशील नहीं होते। यानी ए देश में साधन, उत्पादन के साधन कहीं भी आ जा सकते, लेकिन ए देश से बी देश में उत्पादन के साधन नहीं आ जा सकते। यानी देश के भीतर साधन गतिशील होते हैं लेकिन बाहर नहीं। परिवहन लागतें नहीं होती, यानी साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर और वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में ले जाने पर कोई भी लागत नहीं आती है।
मुक्त व्यापार होता है, यानी कि व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यानी कोई भी देश प्रशुल्क नहीं लगाएगा, कोटा नहीं लगाएगा। अब देखिए, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं, और प्रौद्योगिकी क्या होती है, स्थिर होती है। अपूर्ण विशिष्टीकरण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि हेक्सर-ओलियंस सिद्धांत में क्या है, अपूर्ण विशिष्टीकरण, यानी जैसे ए और बी ये दोनों देश है। अब देखिए, ए देश में क्या है, ए देश में कैपिटल ज़्यादा है और बी देश में लेबर ज़्यादा है। अब देखिए, अपूर्ण विशिष्टीकरण का मतलब है कि ए और बी दोनों देश चाहे किसी भी साधन से गेन हो, लेकिन ए देश भी एक्स और वाई दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेगा और बी देश भी एक्स और वाई दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेगा, यानी किसी भी एक वस्तु का उत्पादन ही नहीं करेगा, दूसरी वस्तु का भी कम या थोड़ा बहुत उत्पादन करेगा। जैसे ए देश में क्या है, ए देश में पूंजी ज़्यादा है और पूंजीगत वस्तु एक्स है, तो एक्स का अधिक उत्पादन करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वाई का उत्पादन न करे, वाई का भी कम उत्पादन करेगा, लेकिन वाई का भी उत्पादन करेगा है। इसको कहते हैं अपूर्ण विशिष्टीकरण। दोनों देशों में उपभोक्ताओं के अधिमान उनकी मांग ढांचे के समरूप होते हैं। तो दोनों देशों में क्या होते हैं, उपभोक्ताओं के अधिमान, और दोनों देशों में उपभोक्ताओं के अधिमान क्या होते हैं, दोनों देशों में उपभोक्ताओं के अधिमान और उनकी मांग के ढांचे समरूप होते हैं, यानी ए और बी। दोनों देशों में उपभोक्ता, ए देश के उपभोक्ता और बी देश के उपभोक्ता, दोनों देशों के उपभोक्ताओं के जो अधिमान है वो एक समान है और इनकी मांग का जो ढांचा है वो भी क्या है, समरूप है। तो ये थी हमारी मान्यताएं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम सिद्धांत की व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, हेक्सर-ओलियन का कहना है कि दो देशों के बीच साधन संपदा में अंतरों के परिणाम स्वरूप साधनों की सापेक्ष मांग तथा पूर्ति में अंतर द्वारा उत्पन्न सापेक्ष वस्तु कीमतों का अंतर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुरंत कारण है। देखिए, ए और बी दोनों देश क्या है, दोनों देशों की साधन संपन्नताओं में क्या है, अंतर। तो साधन संपन्नताओं में अंतर के कारण क्या होगी कि उनकी सापेक्ष साधनों की मांग और पूर्ति में क्या होगा, अंतर होगा। जैसे ए देश में क्या है, ए देश में कैपिटल क्या है, ज़्यादा है, ए देश में कैपिटल ज़्यादा है, यानी इसका क्या मतलब है, कैपिटल अधिक है, यानी कैपिटल की जो सप्लाई है वो क्या है, अधिक, और इसकी डिमांड मांग क्या है, कम है। और इसी प्रकार बी देश में क्या है, लेबर अधिक है, तो लेबर अधिक है, लेबर की सप्लाई अधिक है और लेबर की क्या है, डिमांड कम है। तो इस प्रकार देखिए, सप्लाई अधिक है तो इसका मतलब क्या है, जो कैपिटल है, कैपिटल को जो है, कैपिटल जो ज्ञान वस्तु होगी, पूंजी ज्ञान वस्तु, उसकी जो वैल्यू कम होगी, उसका जो मूल्य क्या होगा, मूल्य कम होगा, यानी एक्स का मूल्य कम होगा। और दूसरी वस्तु वाई का मूल्य क्या होगा, वाई का मूल्य अधिक होगा, क्योंकि वाई वस्तु में क्या होगा, वाई वस्तु में इसमें क्या है, सप्लाई तो कम है, वाई वस्तु कम मात्रा में है, देश में सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है वाई वस्तु की, तो वाई वस्तु का मूल्य अधिक होगा। और बी देश में क्या होगा, बी देश में वाई वस्तु का मूल्य क्या होगा, वाई वस्तु का मूल्य कम होगा और एक्स वस्तु का मूल्य अधिक होगा। क्योंकि वाई वस्तु का मूल्य कम होने के कारण, क्योंकि वाई वस्तु लेबर से उत्पादित होती है, लेबर ज्ञान है और लेबर बी देश में अधिक है। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर वाई वस्तु का मूल्य अधिक है और यहाँ पर वाई वस्तु का मूल्य है, यानी क्या आ गया, वस्तु की कीमतों में अंतर। तो वस्तु की कीमतों में अंतर के कारण ही क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, क्योंकि यहाँ पर वाई वस्तु कम कीमत पर उत्पादित हो रही है, तो बी देश से ए देश वाई वस्तु का आयात कर लेगा और जो ए देश है वो बी देश को एक्स वस्तु का निर्यात करेगा। तो इस प्रकार व्यापार होगा। अब देखिए, जिन वस्तुओं में दुर्लभ साधनों की बड़ी मात्रा प्रयोग होती है उन्हें आयात किया जाता है। जैसे ए देश में दुर्लभ साधन क्या है, लेबर। तो लेबर के उत्पादन में किसको प्रयोग किया जा रहा है, लेबर के प्रयोग द्वारा किसका उत्पादन किया जा रहा है, वाई वस्तु का। तो वाई वस्तु को ए देश क्या करेगा, आयात, यानी दुर्लभ साधन द्वारा उत्पादित वस्तु का क्या किया जाएगा, आयात। और बी देश है, बी देश में दुर्लभ क्या है, बी देश में दुर्लभ है कैपिटल, और कैपिटल द्वारा एक्स वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, यानी बी देश किसका आयात करेगा, एक्स वस्तु का आयात करेगा।
और प्रचुर साधनों का क्या किया जाएगा, जिस वस्तु के उत्पादन में प्रचुर साधन का प्रयोग किया जाएगा उसका क्या किया जाएगा, निर्यात, क्योंकि उनकी कीमतें क्या होगी, नीची। क्योंकि अब देखिए ए देश है, ए देश में प्रचुर मात्रा में किसका उत्पादन होगा, अक्स वस्तु का, और कम मात्रा में वाय वस्तु का उत्पादन होगा। तो ए देश में क्या है, वाय वस्तु क्या होगी, महंगी, और अक्स वस्तु क्या होगी, सस्ती। तो ये अक्स का उत्पादन करेगा और इसका निर्यात करेगा, और वाय का क्या करेगा, आयात, क्योंकि ये सस्ती दर पर बी देश से आयात हो जाएगी। अब देखिए हिक्सर-ओलियन प्रमेय की दो परिभाषाओं में व्याख्या की जा सकती है या की जाती है। पहला क्या है, साधन प्रचुरता कीमत कसौटी के रूप में, दूसरा है साधन प्रचुरता भौतिक कसौटी के रूप में। इन दोनों को हम आगे समझते हैं। अब देखिए हमारा पहला क्या है, साधन प्रचुरता कीमत कसौटी के रूप में, फैक्टर अबेंडेंस इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस। यहाँ पर देखिए साधन प्रचुरता कीमत कसौटी के रूप में, यानी यहाँ पर हमें किस पर ध्यान देना है, साधनों की कीमतों में। तो देखिए जिस हिक्सर-ओलियन के अनुसार जिस देश में जो साधन सस्ता होता है वह देश उस साधन से प्रचुर होता है, यानी जिस देश में जिस साधन की कीमत कम होगी वह देश उस साधन से क्या होगा, प्रचुर होगा, यानी वह साधन उस देश में क्या होगा, प्रचुर मात्रा में होगा। तो इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो देखिए जैसे ए देश है, ए देश में हम क्या करते हैं, ए देश में हम लेते हैं प्राइस ऑफ कैपिटल, ये है प्राइस ऑफ कैपिटल, और बटेव में लेते हैं प्राइस ऑफ लेबर। तो ए देश में पूंजी की कीमत और बटेव में क्या है, श्रम की कीमत, और बी देश में हम लेते हैं प्राइस ऑफ कैपिटल और बटेव में लेते हैं प्राइस ऑफ लेबर। तो ए देश में पूंजी और श्रम की कीमतों का अनुपात, और इधर क्या है, बी देश में पूंजी और श्रम की कीमतों का अनुपात। तो देखिए इनकी तुलना करते हैं, अगर माना कि ऐसी स्थिति पाई जाती है कि इनका अनुपात क्या है, बी देश में ज़्यादा है। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो प्राइस ऑफ कैपिटल है इसकी वैल्यू, ये जो मूल्य है ऊपर वाला ये क्या है, अधिक, और ये वाला मूल्य क्या है, कम। ये वाली वैल्यू छोटी होगी तभी ये क्या आएगी, ये पूरी वैल्यू का क्या आएगी, बड़ी आएगी, और इस साइड में ये वैल्यू क्या है, छोटी, इसका ये पूरी जो वैल्यू क्या है, छोटी। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, बड़ी, और ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, छोटी। यानी ए देश में क्या है, ए देश में प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है, कम है, और बी देश में क्या है, प्राइस ऑफ लेबर यानी श्रम की कीमत कम है। तो देखिए ए देश में क्या है, ए देश में पूंजी की कीमत क्या है, कम है, पूंजी की कीमत कम है, यानी ए देश पूंजी गहन होगा, और बी देश में क्या है, श्रम की कीमत कम है, तो बी देश क्या होगा, श्रम गहन। ये आपको मैं एक बार वापस बता देता हूँ, ए देश है यहाँ पर और यहाँ पर बी देश। तो यहाँ पर हम लेंगे पूंजी की कीमत बटेवा श्रम की कीमत, और यहाँ पर क्या है, पूंजी की कीमत बटेवा श्रम की कीमत। इनकी तुलना करते हैं, और अगर बी देश की वैल्यू ज़्यादा आई तो बी देश की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा आई वह क्या होगा, वह बटेवा जो बटेवा में है उससे गहन होगा, और जो वैल्यू छोटी है, ए देश वाली वैल्यू क्या है, छोटी, तो ये ऊपर वाला क्या है, इससे गहन होगा, यानी पूंजी से गहन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये इस प्रकार से आता, ये कई चिन्ह इस प्रकार से आता, तो ए देश श्रम गहन होगा और बी देश पूंजी गहन होगा। अब देखिए यहाँ तक हमने देख लिया है कि जो यहाँ पर ये वैल्यू, ये चिन्ह इस तरह से है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू छोटी है, तो ये ए देश क्या है, ए देश पूंजी गहन है, और बी देश क्या होगा, बी देश श्रम गहन है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू छोटी है। अब देखिए ए देश में पूंजी क्या होगी, सस्ती, ए देश में क्या है, पूंजी सस्ती, और ए देश पूंजी प्रचुर वस्तु, और बी देश में क्या है, श्रम सस्ता है, तो बी देश श्रम प्रचुर वस्तु का उत्पादन करेगा या श्रम प्रचुर होगा। बी देश क्या होगा, श्रम प्रचुर होगा। अब देखिए ए देश क्या करेगा, ए देश में क्या है, पूंजी गहन है ए देश, तो एक देश क्या करेगा, पूंजी गहन वस्तु का
उत्पादन करेगा। और पूंजीगहन वस्तु हमने क्या मानी, वाई, तो पूंजीगहन वस्तु वाई का उत्पादन और इसका निर्यात करेगा। और श्रमगहन वस्तु एक्स का आयात करेगा। बी देश क्या करेगा, बी देश श्रमगहन है तो श्रमगहन वस्तु का निर्यात करेगा, श्रमगहन वस्तु एक्स है। और पूंजीगहन वस्तु का क्या करेगा, आयात, और पूंजीगहन वस्तु वाई मानी है हमने। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम इस चित्र को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर वाई अक्ष पर हमने क्या लिया है, पूंजी, और अक्ष पर हमने लिया है श्रम। तो जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक है समोत्पाद वक्र। ये क्या है, हमारा एक समोत्पाद या सममात्रा वक्र है। तो ये जो सममात्रा वक्र है ये क्या, किस वस्तु से प्रचुर है, तो ये देखिए ये वाई अक्ष के ज़्यादा नज़दीक है, वाई अक्ष की तरफ ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूंजीगहन वस्तु है। यहाँ पर जो भी वस्तु है वो क्या होगी, पूंजीगहन। और अगर सममात्रा वक्र इस प्रकार से है तो जो भी वस्तु है वो क्या है, श्रमगहन। तो अब देखिए, अब हम चित्र में देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा अक्ष वस्तु का सममात्रा वक्र है, तो अक्ष वस्तु किसकी साइड है, कैपिटल की साइड है। तो जो अक्ष वस्तु है वो क्या है, पूंजीगहन, क्या है, पूंजीगहन है। और वाई वस्तु किससे गहन है, तो देखिए ये वाई वस्तु का सममात्रा वक्र, वाई ये क्या है, वाई वस्तु का सममात्रा वक्र, ये वाई अक्ष के ज़्यादा पास है। तो यानी ये क्या है, श्रमगहन। तो वाई वस्तु क्या है, श्रमगहन है। अब देखिए ये जो हमारा A1 है, A1 क्या है, ये जो हमारा है A1, ये क्या है, ए देश की साधन कीमत रेखा। और ये क्या है, B1, ये और ये एक समांतर है। ये क्या है, ये जो है ये हमारा क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। यानी दोनों में जो है साधन कीमत रेखा दोनों क्या है, समान है। दोनों में साधनों की कीमतों का अनुपात क्या है, समान है। तो ये क्या है, बी देश की साधन कीमत रेखा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B1 B2 और B3, ये दोनों क्या है, बी देश की साधन कीमत रेखा। तो देखिए ये इसका जो स्लोप ज़्यादा है, ए देश का स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप अधिक है। यानी जो इसमें क्या है, इसमें पूंजी सस्ती है, कैपिटल सस्ती है। ये देखिए कैपिटल सस्ती है और क्या है, लेबर महंगा है। ये स्लोप ज़्यादा है इसलिए। और इसका स्लोप क्या है, कम है, स्लोप कम है। यानी इसमें क्या है, बी देश में क्या है, बी देश में लेबर सस्ता है। और कैपिटल क्या है, कैपिटल महंगी है, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने ये एक वक्र खींचा है, इस वक्र में बताना है कि इसमें कौन सी वस्तु जैसे यहाँ पर है कैपिटल और यहाँ पर है लेबर। तो ये जो कीमत रेखा इसमें क्या है, इसमें कैपिटल सस्ता है और इसमें लेबर महंगा है। अगर ये इस प्रकार से आया तो इसमें क्या है, लेबर सस्ता हो गया, इसकी तुलना में इसमें क्या है, लेबर सस्ता हो गया। और जैसे इसका स्लोप कम होगा तो वैसे वैसे क्या होगा, लेबर सस्ता होगा। ये ध्यान रखना। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है ए देश की कीमत रेखा। तो देखिए ये हमारा एक्स क्या है, एक्स है हमारा एक्स वस्तु का सममात्रा वक्र, एक्स वस्तु का सममात्रा वक्र। और जो हमारा वाई वह क्या है, वाई वस्तु का सममात्रा वक्र है। अब देखिए तो ये जो कीमत रेखा, ए देश की जो कीमत रेखा एक्स सममात्रा वक्र को ई बिंदु पर स्पर्श करती है और वाई सममात्रा वक्र को एल बिंदु पर स्पर्श करती है।
तो अब देखिए हमारा जो ए देश है, अगर x वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करता है, जो ए देश है x की एक इकाई का उत्पादन करता है, तो उसको देखिए, उसको इतनी मात्रा में तो क्या चाहिए, लेबर, और इतनी मात्रा में क्या चाहिए, कैपिटल। x की एक इकाई का उत्पादन करता है, और अगर यह y की एक इकाई का उत्पादन करता है ए देश, तो इसको क्या चाहिए, इतनी मात्रा में तो क्या चाहिए, इतनी मात्रा में चाहिए लेबर, यानी इतनी मात्रा में लेबर चाहिए, और कैपिटल कितनी चाहिए, इतनी मात्रा में। अब देखिए जब ये x वस्तु का उत्पादन करता है तो इसको इतना लेबर चाहिए, और y वस्तु का उत्पादन करता है तो इतना लेबर चाहिए इसको। लेकिन ए देश के पास क्या है, ए देश के पास लेबर कम है, क्योंकि देखिए ए देश के पास क्या है, ए देश के पास कैपिटल ज़्यादा है, लेबर कम है। तो ए देश के पास लेबर कम है, तो ये जिसमें लेबर कम चाहिए उस वस्तु का उत्पादन करेगा, तो लेबर कम किस में चाहिए, एक्स वस्तु में। तो ए देश किसका उत्पादन करेगा, ए देश एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा। अब देखिए ये हमने देखा किसका, ए देश का। अब हम देखते हैं बी देश का। तो देखिए ये हमारे पास बी देश का, एक तो ये है हमारा कीमत रेखा ई देश की, एक तो ये है और एक ये है। तो एक तो यहाँ पर स्पर्श करती है और एक यहाँ पर स्पर्श करती है। तो देखिए बी देश है, बी देश में क्या ज़्यादा है, बी देश में श्रम ज़्यादा है, श्रम अधिक है, और क्या है, पूंजी या कैपिटल कम है। अब देखिए बी देश अगर एक्स वस्तु का उत्पादन करता है तो उसको इतनी मात्रा में तो क्या चाहिए, इतनी मात्रा में चाहिए, यानी इतनी मात्रा में क्या चाहिए उसको, लेबर, और उसको कैपिटल कितनी चाहिए, कैपिटल इतनी मात्रा में चाहिए। और अगर यह वाई वस्तु का उत्पादन करता है तो वाई वस्तु का उत्पादन यहाँ पर करता है। अब देखिए इसको यहाँ पर स्पर्श करता है और इसको यहाँ पर, तो एक बिंदु हमने यहाँ लिया, यहाँ पर एक्स के लिए लिया और यहाँ पर वाई के। अब देखिए वाई वस्तु में क्या चाहिए, इतना तो क्या चाहिए, लेबर, और कैपिटल कितना चाहिए, इतना। अब देखिए एक्स वस्तु में इतना कैपिटल चाहिए और वाई वस्तु में इतना कैपिटल चाहिए। अब देखिए बी देश है, बी देश के पास पूंजी क्या है, कैपिटल क्या है, कम है, पूंजी कम है, तो पूंजी कम किस में चाहिए, वाई वस्तु में। और श्रम अधिक है, और श्रम अधिक है तो श्रम अधिक किस में चाहिए, वाई वस्तु में। एक्स वस्तु में तो इतना चाहिए, यानी जो बी देश है वो किसका उत्पादन करेगा, वाई वस्तु का। तो याद से हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा ए देश है, ए देश क्या है, पूंजी प्रचुर है, और पूंजी प्रचुर वस्तु कौन सी है हमारी, पूंजी प्रचुर वस्तु है हमारी एक्स। तो एक्स का उत्पादन करेगा और इसका निर्यात करेगा, एक्स का निर्यात, और वाई का आयात करेगा। और हमारा क्या है, दूसरी तरफ बी देश है, बी देश क्या है, श्रम प्रचुर है, यानी लेबर से प्रचुर। और लेबर प्रचुर वस्तु कौन सी है, लेबर प्रचुर वस्तु है हमारी वाई वस्तु। तो वाई को क्या करेगा, उत्पादन और इसका निर्यात करेगा, और एक्स वस्तु का क्या करेगा, आयात करेगा। तो यह हमने पढ़ा है साधन प्रचुरता कीमत कसौटी के रूप में। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए अब हम दूसरा देखते हैं, भौतिक रूप में साधन प्रचुरता, या साधन प्रचुरता भौतिक कसौटी के रूप में, फैक्टर अबेंडेंस इन फिजिकल टर्म्स। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो देश पूंजी प्रचुर होगा उसमें क्या होगी, पूंजी श्रम अनुपात क्या होगा, उच्च होगा। जिस देश में पूंजी और श्रम, पूंजी श्रम अनुपात, ये अनुपात क्या होगा, उच्च होगा, वह क्या होगा, पूंजी ज्ञान होगा। और जिसमें ये कम होगा वह क्या होगा, श्रम ज्ञान होगा। तो देखिए जिस देश में पूंजी श्रम अनुपात, जिस पूंजी प्रचुर देश में क्या होगा, जिसमें पूंजी श्रम अनुपात उच्च हो। और श्रम प्रचुर देश में क्या होगा,
वह देश जिसमें पूंजी श्रम अनुपात क्या होगा, कम होगा, वह क्या होगा, श्रम प्रचुर देश। अब देखिए इसमें क्या पूंजी श्रम की मात्रा ली जाती है, पहले हमने पढ़ा उसमें क्या पूंजी और श्रम की कीमत ली, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूंजी तथा श्रम की मात्रा ली गई है। तो देखिए ए देश में क्या है, ये ए देश का पूंजी श्रम अनुपात है और ये बी देश का पूंजी श्रम अनुपात है। तो ए देश का पूंजी श्रम अनुपात अधिक है बी देश से, यानी ए देश क्या है, ए देश पूंजी प्रचुर है, क्योंकि ए देश का पूंजी श्रम अनुपात ऊंचा है, तो ए देश क्या है, पूंजी प्रचुर, और बी देश क्या है, श्रम प्रचुर। तो देखिए ए देश पूंजी प्रचुर है और बी देश क्या है, बी देश श्रम प्रचुर देश है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कौन सा देश किस साधन से प्रचुर है। अगर ये इस प्रकार होता सी, अगर ये चिन्ह इस प्रकार है, यानी ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, यानी इसमें क्या है, बी देश में पूंजी श्रम अनुपात क्या है, उच्च है, यानी बी देश क्या है, बी देश पूंजी प्रचुर है। लेकिन यहाँ पर चिन्ह इस प्रकार है, यानी ए देश पूंजी प्रचुर है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए ए देश क्या है, पूंजी प्रचुर है, तो ए देश पूंजी प्रचुर है, तो पूंजी प्रचुर वस्तु वाई का उत्पादन करेगा और अक्स का आयात करेगा। और बी देश क्या है, श्रम प्रचुर है, तो श्रम प्रचुर वस्तु अक्स का उत्पादन करेगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है, और ये हमारा क्या है, बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है। अब देखिए यानी ए देश के उत्पादन संभावना वक्र से पता चलता है कि ए देश किसका, ए देश वाई वस्तु का उत्पादन करेगा, और ए देश में क्या अधिक है, ए देश में पूंजी अधिक है। ए देश में एक तो हमने पिछले पेज पर पढ़ा क्या है, पूंजी अधिक है, और उत्पादन संभावना वक्र से पता चलता है कि वाई वस्तु का उत्पादन करेगा। क्यों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाई वस्तु क्या है, पूंजी प्रचुर, और इसी प्रकार अक्स वस्तु क्या है, अक्स वस्तु क्या होगी, श्रम प्रचुर, अक्स वस्तु क्या होगी, श्रम प्रचुर। अब देखिए व्यापार से पहले हम देखते हैं, तो देखिए ये हम मान लेते हैं ये ए देश की कीमत रेखा है, और ये बी और बी, ये बी देश की घरेलू कीमत रेखा है। तो ये यहाँ पर ए देश पी बिंदु पर उत्पादन और उपभोग कर रहा था, और बी देश क्यू बिंदु पर उत्पादन और उपभोग कर रहा था। तो देखिए अब व्यापार से पहले ये स्थिति थी, और व्यापार के बाद क्या है, व्यापार के बाद ये है घरेलू कीमत रेखा, जो दोनों देशों के लिए क्या हो गई, समान हो गई। अब देखिए व्यापार के बाद यहाँ पर देखिए ए देश कहाँ पर, यहाँ पर उत्पादन और करेगा, ए देश का उत्पादन, ए का उत्पादन, और बी देश व्यापार के बाद कहाँ पर उत्पादन करेगा, यहाँ पर, और ए देश क्या करेगा, इतनी क्या करेगा, इतनी मात्रा में वाई का निर्यात करेगा, वाई का निर्यात करेगा, और इसके बदले इतनी मात्रा में एक्स वस्तु का आयात कर लेगा, यानी एक्स वस्तु इतनी मात्रा में प्लस हो जाएगी। यानी इस बिंदु पर तो क्या करेगा, उत्पादन, और उपभोग कहाँ करेगा, इस बिंदु पर, यहाँ पर हम सी बिंदु मान लेते हैं। सी बिंदु पर कौन उपभोग कर रहा है, ए देश, और बी देश क्या करेगा, बी देश इस बिंदु पर उत्पादन कर रहा है, तो इतनी मात्रा में एक्स वस्तु का निर्यात कर देगा, और इसके बदले में इतनी मात्रा में वाई वस्तु का आयात कर लेगा। तो बी देश भी हमारा सी बिंदु पर आ गया, तो दोनों देश सी बिंदु पर उत्पादन उपभोग करेंगे। अब देखिए मैं आपको वापस बता देता हूँ, व्यापार से पहले ए देश यहाँ पर था और बी देश यहाँ पर था। अब व्यापार के बाद ए देश का उत्पादन यहाँ है और उपभोग यहाँ है, और बी देश का उत्पादन यहाँ है और उपभोग यहाँ है, यानी व्यापार के बाद दोनों देश यहाँ पर उपभोग कर रहे हैं। तो देखिए व्यापार से पहले दोनों देश नीचे समुदाय उदासीनता वक्र पर थे, और व्यापार के बाद दोनों देश ऊंचे समुदाय उदासीनता वक्र CL2 पर आ गए, यानी दोनों देशों को व्यापार से लाभ हुआ। तो यह है हमारा हेक्सर-ओवलिन सिद्धांत या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत।